नमस्ते मित्रों, कथा नीति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी हिंदी साहित्य की ख्याति प्राप्त लेखिका उषा किरण खान जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है आसमान में 7 घंटे। उषा किरण जी अपने गांव महानगरों में बसी गांव की स्त्रियों के भूख की, सम्मान की, अस्मिता की, तनी गर्दन वाली स्त्रियों की कहानियां कहती हैं। उनके सारे पात्र यथार्थ से उपजे हैं, कल्पना से नहीं। इसलिए उनकी कहानियां सामाजिक संवेदना और मर्म को छू जाती हैं। उषा किरण जी पद्मश्री, साहित्य अकादमी अवार्ड, हिंदी सेवी सम्मान, महादेवी वर्मा सम्मान, दिनकर राष्ट्रीय पुरस्कार, पंडित विद्यानिवास सम्मान, कुसुमांजलि सम्मान एवं अन्य कई सम्मानों से नवाजी जा चुकी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आसमान में 7 घंटे। पश्चिमोत्तर प्रांतों का आकाश तो क्या, धरती तक कोहरे में ढके थे। ऐसे में दक्षिण से आए प्लेन आकाश पर अटक गए। पूरे 186 यात्री, एयर होस्टेस, क्रू तथा पायलट सभी अटक गए। सभी अटके हुए थे और अब पूरा का पूरा दारोमदार पायलट पर था कि वह कैसे खुद को और अपने यात्रियों को आश्वस्त रखे। रजनी के बाजू में एक युवक बैठा था तथा उसके परे बुर्का वाली स्त्री। युवक उठकर इधर उधर चहलकदमी करने लगा। तब बुर्के वाली ने इशारा करके रजनी को पास वाली सीट पर बैठने को बुलाया। रजनी सरक गई। बुर्के वाली ने पूछा, ये क्या हो रहा है बहन? कुछ नहीं, कोहरे के कारण प्लेन उतर नहीं पा रहा है। उत्तर तो दे दिया, पर रजनी चौंक गई। बुर्के वाली स्त्री का लहजा तो पूर्वांचलीय भाषा वाला है। उसने पूछा, आप कहाँ से आ रही हैं? दुबई से आ रही हूँ। देखिए ना, हमारे बच्चे दरभंगा में रास्ता देख रहे हैं हमारा। एक बड़ी गाड़ी पटना हवाई अड्डा पार पर आ चुकी होगी। हम आकाश में लटके हैं। उसने कोफ्त से कहा, आप दरभंगा की हैं? किस गांव की? हम कहेंगे तो आप जानेंगी। मैं भी कोसी किनारे की हूँ। रजनी ने हंसकर कहा। अच्छा, तो हम बलिया के हैं। रजनी ने उनकी बात सुन उनके गांव के 2-4 गण्यमान्य लोगों के नाम गिनाए। बुर्के वाली स्त्री ने उत्साह से उनकी पहचान कर ली। उनके पति पिछले 18 साल से दुबई में हैं। वे अंग्रेजी बोलना जानते हैं। उनके पिता विख्यात गंवाई डॉक्टर थे। भाई एमएस हैं, आदि आदि। साथ का लड़का खालिद उनका भांजा है। उसके 2 बेटे हैं। छोटे बेटे को आज तक इसने देखा ही नहीं, क्योंकि यही अकेला दुबई में कमाता है। घर के सारे लोग खेती बाड़ी करते हैं। यह बड़ा घर राखल लड़का है बहन जी। घर राखल का मतलब हुआ पूरे परिवार की चिंता करने वाला। हमारी ननद की सेवा इसकी बीवी करे, पूरे घर को खाना कपड़ा मिले, बच्चे अच्छी पढ़ाई करे, यही यह मंशा रखता है। बुरके वाली बोली। रजनी जो लगातार चेहरे पर ढक के नकाब को देख देख कर ऊब चुकी थी, बोली, आप अपना चेहरा यहाँ तो खोल ही सकती हैं। चारों तरफ लोग जो हैं, और खालिद मियाँ भी तो हैं। मुझे सच सच बताइए, आप बलिया गांव में क्या किसी को ऐसे बुर्के या नकाब में देखती हैं? वह थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, नहीं, वहां तो घूंघट से काम चलता है। जैसा देश वैसा ही भेष बहन जी, ऐसा ही चलन चला है। अच्छा, हम लोग का गांव जाहिल है, कुछो न मालूम है कि दुनिया में क्या चलन है। ये बुर्का नकाब हम सीखे और पूरे घर के जनाना के लिए खरीद कर लाए। समझाए कि अब घर पक्का हो गया है, सेप्टिक लेट्रिन बन गया है, रोज भोर सांझ नदी की तरफ नहीं जाना पड़ता है। बेगम का सुख भोग रही हो तो बेगम जैसी रहो, है कि नहीं बहन जी? रजनी चकित होकर उसे देखती रही। तभी प्लेन में अनाउंस होने लगा कि उसे अमृतसर में उतारा जा रहा है। दिल्ली से खबर आने पर ही उड़ेगा। हवाई जहाज स्थिर हुआ नहीं कि उन्होंने अपने पति से बात करने की मंशा जाहिर की। रजनी ने उससे नंबर लेकर लगा दिया। उसने अपने पति अजीम मियाँ को पूरा वाकया कह सुनाया। कहा कि जहाज अमृतसर में है, दिल्ली उतर कर बताएंगे। ये अपने इलाके की बहन जी का फोन है, पटना तक साथ हैं, आप इसी पर बात करिए। शायद उधर से पूछा गया होगा कि कैसे मिल गई। उन्होंने कहा, ये बेचारी हमारे ही बगल में बैठी हैं, बातचीत में जान पहचान हो गई। रजनी मुस्कुराने लगी। इसके इलाके का खासम खास। रजनी ने उकता कर कहा, आप अपने चेहरे का नकाब उठा दीजिए। उन्होंने आधा हटाया। उन्हें देख रही हैं बहन जी,
इधर ही देख रहे हैं। किसी की ओर इंगित किया उन्होंने। देखने दीजिए क्या होगा। बहन जी, फकड़ा समझती है? कह भी समझती हूँ, कहावत है ना? हाँ वही, एक सुनाऊं? वह चंचल भाव में कहने लगी। सुनाइए। रजनी ने उनके अंदर का खिलंदड़ापन अपने में भी महसूस कर लिया। देख लक न देख लक, चिखलक तो नहीं है। देख लिया तो देख लिया, स्वाद तो नहीं ही ले सका ना। तरी के दे लो, भूजी के दे लो, खाए लक न नहीं है। तल कर दिया, भुन कर दिया, खाया तो नहीं ना। दोनों औरतें कहावत का मर्म समझकर बेसाख्ता हंस पड़ी। खालिद जो दूसरी ओर देख रहा था, उनकी आवाज सुनकर चौंक कर मुड़ा। रजनी ने खालिद को आश्वस्त किया। तुम्हारी ममानी का चेहरा ढका है बउआ। संकट, यातना तथा आशंका की घड़ी बीत गई। प्लेन दिल्ली हवाई अड्डे पर उतर गया, लेकिन कनेक्ट फ्लाइटें तो उड़ गई। अब कम से कम 25 यात्री पूरी तरह से फजीयत में पड़ गए। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। हमारी सहयात्री ने कहा, आप आकर अधिकारियों को अंग्रेजी में कसकर डांटिए ना। मेरे मियाँ को अंग्रेजी में डांटना आता है। रजनी को उसका यह कहना बहुत ही मनोरंजक लगा। उसने खालिद मियाँ को बुलाकर कहा, अंग्रेजी में डांट कर बातें करो मियाँ। खालिद चिढ़ गया। कोई प्लेन जाने वाली हो तब तो। अब होटल का इंतजाम हो रहा है, कल जाना है। लाइए मैम, आप भी अपना टिकट और बोर्डिंग पास लो। रजनी ने टिकट पकड़ा दिया। 8-10 महिला यात्री तथा बच्चे इधर उधर बैठे थे। बड़ी उदासी का आलम था। रजनी को यह ख्याल आया कि इनका नाम तो अब तक पूछा ही नहीं। आपका नाम क्या है? अरे, औरत का क्या नाम? बैंक वाली, बड़की कनिया, शुजामाए, बस। रजनी को तनिक भी आश्चर्य न हुआ। 18 साल से दुबई रहती आती जाती औरत पीछे की ओर जा रही है, घूंघट से नकाब की ओर चली गई। आपके पासपोर्ट में नाम होगा ना? जी, स्कूल में भी था। आप स्कूल जाती थी? हाँ जी, आशा, सीता, मीना साथ पढ़ती थी। सुनकर रजनी मुस्कुराने लगी। नाम तो बताइए आप अपना। इशरत बानो, और घर में रति कहते हैं, नैहर में। अच्छा नाम है। तभी रजनी के मोबाइल पर दुबई से फोन आया। रजनी ने उन्हें दिया। सारा समाचार सुनाकर इशरत बानो ने अजीब मियाँ से कहा, जाने दीजिए, एक ही सुकून था कि अपनी बहन इलाके की भाषा बोलने वाली साथ थी। लोक में भी बोले बतियाने का कोई तकलीफ न रहेगा। बतरस वाली की बात सुनकर वहां बैठी सारी महिलाएं हंसने लगी। तभी एक युवा लड़की ने, जो अब तक चुपचाप बैठी थी, सुन रही थी सबकी बातें, बोली, आप श्योर है आंटी कि वहां साथ बैठकर बोलती बतियाती रहेंगी अपनी भाषा में? क्या ईश्वर अल्लाह का बाड़ा अलग नहीं होगा? सबकी हंसी ये बात सुनते ही रुक गई, पर इशरत ने ठेठ मिथिलावासी अंदाज में कहा, धुर जो। अरे छोड़ भी। उसकी बात सुनती अब फिर समवेत हंसी उठी। लगा इतनी देर की यातना छू मंतर हो गई। तो मित्रों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अक्सर ऐसा ही होता है कि जहां पर कभी ट्रेन, बस या प्लेन में कोई गड़बड़ी आने की वजह से कहीं रुक जाना पड़े, तो फिर तब जात पात भाषा धर्म का कोई पर्दा बीच में नहीं रह जाता है। लोग आपस में बड़े भाईचारा के साथ एक दूसरे की सहायता करने लगते हैं। और उसमें अगर अपने गांव शहर का कोई मिल जाए, तब तो वो बड़ा अपना सा लगने लगता है। शायद ऐसी स्थिति से कभी आप भी गुजरे हो। है ना सही बात? कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ जल्दी ही एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।